हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है एमजेएसयू का, उसका अपन सिलेबस डिस्कशन की बात करेंगे। और सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ क्लासेज है वो मैंने आपको यूट्यूब पर डाली हुई है, और कुछ क्लासेज यदि इसमें से अपना मैच नहीं करता है मैटर तो थोड़ा और अपन इंक्लूड इसके अंदर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन यदि बात करें एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एग्ज़ाम का देखो, एग्ज़ाम आपका जुलाई में भी हो सकता है और एग्ज़ाम आपका अगस्त में भी हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जुलाई में भी हो सकता है, एग्ज़ाम आपका अगस्त में भी हो सकता है, और एग्ज़ाम जून में भी हो सकता है। देखो, ये अगस्त मैंने अब बहुत लेट लिख दिया, अगस्त नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई के बीच में होगा। अब आप कहोगे सर भाई जून और जुलाई में कैसे होगा। 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो जून और जुलाई में कैसे होगा। देखो, अब बीएससी हो जाएगी जैसे कंप्लीट, तो बाद में एक एग्ज़ाम होता है बीएड के लिए, पीटीईटी का एग्ज़ाम होता है। अब पीटीईटी का एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम आपका 14 जून की समथिंग है। ठीक है, जब स्टूडेंट है वो पीटीईटी का एग्ज़ाम भी देंगे, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम होने के बाद में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होगी, तब उनके लिए क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के लिए क्या चाहिएगी, उनको मार्कशीट चाहिएगी। अब मार्कशीट तो आ नहीं पाएगी तब तक, लेकिन जो रिजल्ट अपन निकलवाते हैं कॉपी, वो वाली मार्कशीट है वो वहाँ पे चल जाती है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको काउंसलिंग कराने से पहले रिजल्ट भी देना होगा और उनको एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवानी होगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जून और जुलाई के बीच में हो सकती है। अब दूसरी बात है कि कुछ कहेंगे कि सर इतना कम टाइम मिलेगा। देखो, टाइम तो अब यूनिवर्सिटी जैसा करेगी वैसे ही करेगी, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपन सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने को आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए कि ऐसे नहीं कि अपन फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हैं, उसमें फिर अपन देखते हैं पास हो जाएंगे। यदि आपको विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगा सारे सब्जेक्ट में, या कुछ पेपर में बैक आती है तो उन बच्चों को बैक आ जाएगी भाई, और 6 सेमेस्टर की तैयारी कर सकता है वो। और कुछ को लगता है कि भाई मैं नहीं होऊंगा पास, तो वो या तो रिजल्ट का वेट कर लो या फिफ्थ सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर का थोड़ा कुछ तो पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए उनको। ठीक है, अब देखो, आप कहोगे सर अभी अभी तो एग्जाम हुए हैं कंप्लीट और अभी स्टार्ट कर दे पढ़ाई। देखो, पढ़ाई स्टार्ट आपको कर देनी चाहिए। आप आज से चाहे आप 1 घंटे या आधे घंटे 2 घंटे भी पढ़ाई करो, चाहिए ये नहीं कहता हूँ मैं 5-5 6 घंटे पढ़ाई करूँ। आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तब आपका एक फ्लो बनेगा पढ़ाई का, ताकि आप है ना फिर ज़्यादा पढ़ाई कर सकोगे। इसलिए अब देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप एग्जाम के टाइम में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, तो वो क्या करता है, एग्जाम के टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़कर भी आराम से निकाल सकता है एग्जाम। लेकिन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा होता है, उसको आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। अब जो अपना इस साल जो पेपर है अपना 6 सेमेस्टर में, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक्स बेस का है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पेपर है ना, वो तो आपका थ्योरी, तो उसमें थ्योरम तो आपको 5 से 7 थ्योरम मिलेगी और सारे आपको एग्जाम्पल ही मिलेंगे। जबकि मैट्रिक स्पेस जो है ना, वो पूरा टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है, पूरा पेपर थ्योरेटिकल है। उसमें थ्योरम भी मिलेगी, डेफिनेशंस भी मिलेगी। ये पूरा पेपर आपका क्या मिलेगा, थ्योरी का मिलेगा। ये पूरा पेपर आपको पूरा ही थ्योरी का मिलेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल्स तो बहुत रेयर केस में मिलेंगे और थ्योरी ज़्यादा मिलेगी, थ्योरम भी होगी और आपके डेफिनेशंस वगैरह होगी। और इसके अंदर आपका क्या रहेगा, 70% तो आपका क्या रहेगा, 70-80% तो रहेंगी एग्जाम्पल्स, और 10-20% आपकी रहेगी थ्योरम। तो कम से कम पहले लेक्चर में, पहले वाले जो यूनिट है उसमें मान लो आपके 5-7 थ्योरम उसमें मिलेगी और 5-7 थ्योरम आगे मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबसे ईजी है, और आपको स्टार्ट भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे लेक्चर डाले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेक्चर डाले हुए हैं उनके यूनिटों के, कम से कम 3 या 3.5 यूनिट के लेक्चर डाले हुए हैं। पहले आप उनको देखो, और जो बच गया मैटर है वो मैं उसको और इंक्लूड करता जाऊँगा। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई, चाहे थोड़ी पढ़ाई का स्टार्ट करो, और आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि सर अभी तो फॉरम ही स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, अभी तो एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा, फॉरम स्टार्ट होंगे, तो उनका वेट प्लीज़ मत करो। क्योंकि फॉरम की डेट भी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएंगे और रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ अपने आप अपने टाइम के अनुसार सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आपको वेट नहीं करना है किसी चीज़ का, आपको लेक्चर है वो देखना स्टार्ट कर देना चाहिए।
और जिन स्टूडेंट के पास ये लेक्चर नहीं पहुंचते हैं उन स्टूडेंट को भी आपको हेल्प करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में है वो इसको शेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट के पास है वो ये मैटर अवेलेबल हो जाए और हर बेटे पढ़ ले। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस का सिलेबस का डिस्कशन करते हैं और स्टूडेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टूडेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 में क्या है, जो आपकी तो मैट्रिक स्पेस है वो पूरा आपका थ्योरेटिकल है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना वो आपका क्या रहेगा, थ्योरेटिकल भी रहेगा और आपकी क्या रहेगा, एग्जांपल्स भी उसमें खूब रहेंगे, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही स्टार्ट करना चाहिए पहले देखना, और उसके बाद में आपको मैट्रिक स्पेस देखना है। मैट्रिक स्पेस में पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसकी 2 यूनिट, इसकी तो कितनी यूनिट आपके पास, इसकी यूनिट आपके 2 है और उसमें आपकी 3 यूनिट है। इसमें आपकी यूनिट है आपकी 2 यूनिट है, इसकी कितनी यूनिट है कि 2 यूनिट है, और 3 यूनिट है वो आपकी इसकी थ्योरेटिकल की है 3 यूनिट। तो हर स्टूडेंट को 2 यूनिट तो कवर करनी चाहिए, है ना। और 2 यूनिट कवर कर लोगे तो बैक रहने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए आपको ये सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। और नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दो, मैं उनके लिए कहता हूँ कि जब आपके पास समय होता है तो आपको नोट्स है वो हैंड रिटन होने चाहिए, ताकि आपकी जो लैंग्वेज लिखोगे, जैसे आप इनको लिखोगे तो आपकी कुछ चीज़ें वो याद भी होएगी। तो लिखना, नोट्स बनाना बेस्ट रहता है। और आप ही सोचो कि सर के जो नोट्स बनाए हुए हैं कोई स्टूडेंट नोट्स बना के देगा तो उसमें अपन देख लेंगे, तो एक तो खुद के नोट्स बनाए हुए होते हैं, एक सीधे डायरेक्ट नोट्स करते हो तो थोड़ा फ़र्क होता है उसमें। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप नोट्स है वो अपने हाथों से बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करो। आपके नोट्स बनाए हुए नोट्स ही है ना आपको ज़्यादा याद रहते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो मैट्रिक स्पेस और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्टूडेंट को स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, और उसके बाद मैट्रिक स्पेस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा सा आपको इसमें आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। और रही बात, देखो अभी से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आप आराम से इसको कर लोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो जून जुलाई तक आप आराम से इसको कवर कर लोगे। तो देखो यूनिट 1 स्टार्ट करें तो यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 जो है अपनी पास है वो मैट्रिक स्पेस की यूनिट है, ये 3 यूनिट स्टार्टिंग की और फिर 2 लास्ट की यूनिट है वो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। तो सबसे पहले है रियल नंबर सिस्टम, जो आपका वास्तविक संख्या है वो क्या होती है उसके बारे में एज ए कंप्लीट। देखो ये सिलेबस है पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको टॉपिक है मैं जो मैं कराऊंगा वो टॉपिक आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे प्रॉपर, और आपको समझ में आ जाएगा। और ये मत देखना कि सर ने इंग्लिश में सिलेबस डिस्कशन किया है तो इंग्लिश में ही सारी क्लासेज, नहीं, अपनी जो क्लासेज रहती है वो ज़्यादातर क्या रहती है, हिंदी मीडियम में ही रहती है, ठीक है। ये सिलेबस तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे समझाने के लिए भी कौन कौन से आपके टॉपिक है इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर वो बताने के लिए सिर्फ लिखा है, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, देखो ये जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है इसके बारे में अपने को पढ़ना है, और इसकी थ्योरम्स भी है। द पॉइंट सेट थ्योरी, पॉइंट सेट थ्योरी होती है उसके बारे में पढ़ना है। ओपन एंड क्लोज सेट, जो आपके समर्थ और विवर्त समुच्चय होते हैं, ये होता है ना क्लोज सेट, ये क्लोज सेट होता है, ये आपका ओपन सेट होता है। इन सेट्स के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में लिमिट पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट होता है उसको कहते हैं सीमा बिंदु, सीमा बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, और सीमा बिंदु के बारे में पढ़ेंगे और सीमा के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी सेट होता है उसकी सीमा बिंदु क्या होता है, उसकी सीमा क्या होती है, कैसे अपन इनको निकालते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करें नेबरहुड, नेबरहुड होता है प्रतिवेश, नेबरहुड क्या होता है, प्रतिवेश। तो अपन क्या पढ़ेंगे, प्रतिवेश के बारे में पढ़ेंगे। नेबरहुड होता है किसी भी सेट का, नेबरहुड क्या होता है, तो नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई सेट अपने पास ले लिया ए कोमा बी है, इस सेट का अपने को क्या लेना है, नेबरहुड लेना है। तो नेबरहुड कैसे लेते हैं अपन, किसी भी सेट का नेबरहुड लेने के लिए क्या करते हैं, उसमें से एक एफ साइलन एक संख्या होती है, एक संख्या होती है एफ साइलन, उसको घटाते हैं और इसको ये अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
तो उसका अपन नेबरहुड निकलता है। फोर्थ सेमेस्टर में अपने पास जो बुक थी कन्वर्जेंस थ्योरी वाली, उसमें जब जब अपन ने सीक्वेंस वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें एप्सिलॉन आया था ना, तो जैसे उसमें भी आया था टॉपिक नेबरहुड, इसमें अपन जो नेबरहुड देखेंगे वो रियल नंबर सिस्टम पर अपन नेबरहुड देखेंगे। ठीक है। बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम, ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम। इसके बाद में आती है हैन बोरेल थ्योरम, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस और कैंटर थ्योरम होती है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये अपनी आपकी यूनिट रहेगी, यूनिट फर्स्ट। ठीक है। तो यूनिट आप फर्स्ट आपको समझ में आ गई होगी। रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फिट, द पॉइंट सेट थ्योरी, ओपन एंड क्लोज सेट के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ेंगे, नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, हैन बोरेल थ्योरम, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, इन सब के बारे में अपन यूनिट 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 आती है। यूनिट नंबर 2 में क्या होता है? यूनिट नंबर 2 में जो है वो आपकी यूनिट नंबर, ये जो आपकी पहली जो यूनिट है ना, ये आपके रियल नंबर सिस्टम में आती है। ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है पहला यूनिट। तो जबकि दूसरा यूनिट है वो आपकी किस में है? दूसरा और तीसरा यूनिट है ना, वो आपका मैट्रिक स्पेस का है। तो देखो, मैट्रिक स्पेस के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये आपका टॉपिक रहेगा मैट्रिक स्पेस में से। तो मैट्रिक स्पेस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। देखो मैट्रिक होती क्या है? मैट्रिक होती है कि दो बिंदु के बीच में मैट्रिक क्या होती है? दूरी होती है, डिस्टेंस होती है ना। डिस्टेंस को ही अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक कहते हैं। डिस्टेंस को ही अपन क्या कहते हैं? दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वैसे ही अपन इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक कहते हैं। ठीक है। और अपन डिटेल में मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक स्पेस की कुछ कंडीशंस होती है, उनको फॉलो यदि कोई स्पेस करता है तो उसको अपन फिर मैट्रिक स्पेस कह देते हैं, और उसको फिर उसको तो मैट्रिक कहते हैं, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है। डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे। डायमीटर होता है व्यास, किसी भी सेट का व्यास क्या होता है उसके बारे में। बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय के बारे में। ओपन स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है विवर्त गोलक, इसको कहते हैं विवर्त गोलक। विवर्त गोलक के बारे में पढ़ेंगे। इंटीरियर पॉइंट होता है आंतरिक बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ सेट, और किसी भी सेट का इंटीरियर कैसे निकालते हैं उसके बारे में। डिराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय। क्लोजर ऑफ ए सेट, एक समुच्चय का संवरक क्या होता है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। क्लोज सेट है, समर्थ समुच्चय, क्लोज स्पेयर है, समर्थ गोलक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो क्लोज सेट है ना, उन क्लोज सेट के बारे में पढ़ेंगे। ओपन स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, डिराइव्ड सेट के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक स्पेस के एग्जांपल देखेंगे, डायमीटर ऑफ ए सेट देखेंगे, बाउंडेड सेट देखेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट एंड कोशी सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी कोशी सीक्वेंस आएगी, मैट्रिक स्पेस में भी कोशी सीक्वेंस आएगी। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, पूर्ण दूरी समष्टि क्या होती है उनके बारे में। कैंटर थ्योरम है, इंटरसेक्शन थ्योरम होती है कैंटर की। कैंटर की क्या होती है? एक इंटरसेक्शन थ्योरम होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डेंस सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, और बेयर कैटेगरी थ्योरम भी अपन एक थ्योरम होती है, उसको अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन बात करें यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो यूनिट नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और थ्योरम्स ऑन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग पढ़ेंगे। बनास फिक्स पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पढ़ेंगे। कॉम्पैक्टनेस और सीक्वेंसली कॉम्पैक्टनेस के बारे में पढ़ेंगे। टोटली बाउंडेड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज। तो ये 3 यूनिट तो आपकी पूरी थ्योरी मिलेगी आपको, इसमें आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी मिलेगी। मैट्रिक स्पेस के जो टॉपिक रहेंगे उसमें आपको थ्योरी मिलेगी, और उसको आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को समझ के आपको अच्छे से तैयार करना है उनको। अब आप कहोगे सर हम अभी पढ़ना स्टार्ट क्यों करें, अभी तो फॉर्म लगेंगे और अभी फिर एग्जाम टाइम टेबल आएगा। क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको कम से कम जो टाइम मिलेगा 3 से 4 मंथ वो कम होते हैं, क्योंकि क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है। इसलिए आपको क्या करना होता है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तभी ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी धीरे धीरे, फिर उनको रिवाइज भी तो करना चाहिएगा अपने को। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। यूनिट 4 है, वो देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर।
इसके अब जो ये दोनों यूनिट है ना, ये दोनों यूनिट, वो दोनों यूनिट आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। ये दोनों यूनिट आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। और ये यूनिट है वो ईजीए यूनिट है और आपके पढ़ा हुआ भी है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा हुआ है ना, तो उसकी चीज़ें वो काम यहाँ पे आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन उनका करते हैं वैसे, कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट सेट के बारे में, कर्व एंड रीजन के बारे में, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में, स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, जॉर्डन कर्व थ्योरम के बारे में, एक्सटेंड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है उसके बारे में, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है आपको, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, लिमिट को पढ़ना है, कन्वर्जेंस को पढ़ना है, कंटिन्यूटी को पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ना है, इन द एक्सटेंड प्लेन के बारे में, एनालिटिक फंक्शन को पढ़ना है, कोशी-रीमान इक्वेशन को पढ़ना है। तो इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें आपको एनालिटिक फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, देखो मैं आपको नीचे एक पेज खाली लेके बताता हूँ। इसमें आपको देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होते हैं, एक तो सिंगल वैल्यूड होता है और एक आपका क्या होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर लिमिट के बारे में पढ़ना है, उनकी लिमिट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है उनकी लिमिट निकालने का अलग तरीका होता है ना। और उनकी कंटिन्यूटी चेक करने का एक तरीका होता है, उसको पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रियल नंबर में अपन लिमिट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, एक्स बराबर ए पर अपने को क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो इस पे आप लिमिट कैसे निकाल सकते हो, या तो आप लेफ्ट साइड से निकाल सकते हो या राइट साइड से अपन लेकर उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है और ये क्या हो जाती है, राइट हैंड लिमिट हो जाती है। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यदि कॉम्प्लेक्स का कोई कोई बिंदु यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में है, ये जैसे मान लो 1 + आयोटा है, ये कोई बिंदु आपको कॉम्प्लेक्स में है, तो इसकी जब लिमिट निकालते हैं तो इसको लिमिट निकालने के लिए अपन इस अक्ष से जाकर भी अपन इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, वाई अक्ष से भी अपन इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, और किसी कर्व के अकॉर्डिंग इस लाइन के अकॉर्डिंग भी पहुंच सकते हैं, किसी कर्व के अकॉर्डिंग भी अपन इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो ये लिमिट निकालने के क्या होते हैं, बहुत सारे पाथ होते हैं, उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। एक्स अक्ष के अनुदिश जाकर, वाई अक्ष के अनुदिश जाकर और एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश निकाल कर अपने को देखना पड़ेगा कि तीनों के अकॉर्डिंग इसका मान इक्वल आता है, तब उसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन इस प्रकार लिमिट निकालते हैं, जबकि रियल में अपन क्या निकालते हैं, लिमिट ऐसे निकालते हैं। तो ये इस प्रकार लिमिट निकालते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। और फिर उसके बाद में आपका एक जो फंक्शन आता है, ये CR इक्वेशन कहते हैं जिसको, कोशी-रीमान इक्वेशन। कोशी-रीमान इक्वेशन के यदि अपन कार्टेशियन और पोलर की दोनों की बात करें तो दोनों फॉर्म में अपने को पढ़नी होती है। तो कार्टेशियन जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये तो होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्स और वाई होता है ना कोऑर्डिनेट, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। और एक होती है फॉर्म आएगी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर कॉमा थीटा के रूप में। तो इसमें हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे आता है माइनस आर और यहाँ पे आता है 1/r डेल वी अपॉन डेल आर। एक बार देख लेंगे ये तो वापस से, है ना। इस प्रकार की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये पोलर फॉर्म में एनालिटिक फंक्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। CR इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में इसी चैप्टर का ये रहता है हार्मोनिक फंक्शन, जो आपके अगले यूनिट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक कब कहलाता है, जब वो क्या करता है, लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है। क्या करता है, लाप्लास समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण क्या कहती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। फिर आपको क्या निकालना है, प्रंसवादी। हार्मोनिक फंक्शन को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रंसवादी फलन। तो प्रंसवादी फलन में क्या होता है कि ux, y से अपन क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। ये प्रंसवादी संयुग्मी होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रंसवादी संयुग्मी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं इसको, हार्मोनिक कॉन्जुगेट।
और u निकाल कर v और v निकाल कर फिर सीधे क्या निकाल सकते हैं, एफ जेड निकाल सकते हैं। एक u से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, एफ जेड निकाल सकते हैं। उसके लिए जो मेथड होता है वो होता है मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, जो आगे यूनिट 5 में लिख रखा है। देखो हार्मोनिक फंक्शन के बारे में लिख रखा है, हार्मोनिक फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का निर्माण कैसे करते हैं अपन उसके बारे में, कॉनफॉर्मल मैपिंग, ये आपके अलग यूनिट आ जाती है। कॉनफॉर्मल मैपिंग होती है अनुकोण प्रतिचित्रण, ये आपका एक चैप्टर लगा जाता है इसके अंदर, अनुकोण प्रतिचित्रण। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण के बारे में, फिक्स पॉइंट स्थिर या निश्चित बिंदु, इनवर्स पॉइंट प्रतिलोम बिंदु के बारे में, एलिमेंट्री मैप्स, प्रारंभिक रूपांतरण, जैसे ये प्रारंभिक रूपांतरण है, ये सारे रूपांतरण अपने को पढ़ने, साइन जेड और लॉग जेडिंग, ये आपकी यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको देखो सबसे पहले स्टार्ट ये करना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से स्टार्ट करना है, उसकी जो यूनिट डाली हुई है उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। और जो स्टूडेंट अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा हुआ है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ, ताकि वहाँ पे उनको क्लास शेयर कर दी जाए। और नोट्स है वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स भी बनाओगे कौन, नोट्स आप ही बनाओगे क्लास देखकर। और जो स्टूडेंट नोट्स बनाएगा अच्छी राइटिंग में, तो वो नोट्स एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर देंगे अपन। तो नोट्स किसी को न किसी को तो बनाना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा सभी नोट्स बनाएं। आप नोट्स का वेट ना करें कि नोट्स आएंगे तभी अपन उस लिखना स्टार्ट करेंगे और उनसे देख के ही पढ़ लेंगे, नहीं, आप नोट्स खुद बनाओ। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और इन पर आपको क्या कर देना है, मैसेज कर देना है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अपनी जो क्लासेज रहेगी वो फ्री क्लासेज रहेगी, उसका कोई चार्जेज नहीं है। ठीक है, अपने टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, फ्री ही नोट्स, फ्री लेक्चर सारे आपको फ्री में मिलेगा। फ्री नोट्स, फ्री लेक्चर्स रहेंगे और फ्री क्लासेज रहेगी। ठीक है, ये सब फ्री रहेगा आपका। जो इस ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ जाए। और ये डिस्कशन का, पहले अपन डिस्कशन का लेक्चर डाल देंगे, उसके बाद में मैं आपको सबको लिंक शेयर कर दूंगा क्लासेज का भी, और वो आपको क्लासेज देखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई आपका डाउट हो तो आप डाउट लिख कर भेज देना कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आप अभी से देखना स्टार्ट कर देना क्लासेज, वेट मत करना कि अगले महीने से या उससे अगले महीने से देखना स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे देखना उतना जल्दी आपके फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम फिर आपके एग्ज़ाम चाहे आपके हिसाब से कभी हो, एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको तो ये तो पता ही है कि एग्ज़ाम तो जुलाई अगस्त में ही होने वाले हैं, जून जुलाई में हो या जुलाई अगस्त में हो, एग्ज़ाम तो होंगे श्योर। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करें, आप सीधा क्लासेस देखना स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू। और एक बात और बता देता हूँ, देखो एक एक शिकायत रहती है मेरे को स्टूडेंट से कि देखो आपको आपके लिए इतना इतना आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, तो आपको वीडियो क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। यदि आप लेक्चर हमारे देखते हो तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, और फ्रेंड के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और चैनल को देखो, ये चैनल आपके ही बनाए हुए हैं, आपका ही बनाया हुआ चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप ये सोचते हो कि सर को पता नहीं चलता है कि हमने चैनल सब्सक्राइब किया ही नहीं, कि सर को सब पता चलता है। सर ये देखते हैं कि भाई आप चैनल सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, और नहीं करो तो भी देखो मेरा काम तो ये कि मेरे क्लासेस डालना है, मेरे को तो फ्री क्लासेस देना है, तो वो मैं तो दूंगा ही। आप चैनल सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन एक सब्सक्राइब करने से हमारा भी ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। क्योंकि जब इसमें ये बताते हैं कि सब्सक्राइब किए हुए बंदे कितने देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए बंदे कितने देख रहे हैं, तो उनमें जब रेशियो देखते हैं तो 60% लोग तो सब्सक्राइब करे हुए देखते हैं, जबकि 40% लोग हैं वो ऐसे हैं जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं फिर भी वो हमारी क्लासेस देखते हैं। तो मैं उन 40% स्टूडेंट को ये कहूँगा कि आप यदि हमारी क्लासेस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो अपनी फैमिली, अभी तो 1000 स्टूडेंट की फैमिली हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके इसको आगे बढ़ाए। ठीक है, थैंक यू।